लेकिन आज जो ये पहलू जो उभर कर आया है केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का, ये बहुत शर्मनाक तो है, ये साथ ही साथ बहुत खतरनाक पहलू है मनीष जी। तो ये देश में सरकार बनाने के सपने देख रहा था और अपने समर्थकों को ये बता रहा था कि बिल्कुल नहीं, हमारी सरकार बनने जा रही है और हमारी सरकार अगर बनी तो इन सारे मीडिया वालों को मैं उनके जेल में भेजूंगा जो मेरे खिलाफ खबरें दिखा रहे हैं। वो जो आजकल एक बैठा है मनीष जी यूट्यूब पे खैराती, उस समय वो सोनिया गांधी के देवर के चैनल में बड़े महत्वपूर्ण पता नहीं कौन सा संपादक बन के वो बैठा हुआ था और उसने इस केजरीवाल का जब इंटरव्यू लिया था तो किस तरह से भगत सिंह को बेचा था दोनों उस बेईमान ने और इस जालसाज ठग ने, दिल्ली के जो बेच रहा था भगत सिंह को, पत्रकार की खाल पहनकर भगत सिंह का सौदा उस केजरीवाल ठग के साथ कर रहा था। इतनी बेशर्मी से दोनों आदमी मिलकर अपना इंटरव्यू सेट कर रहे थे। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर केजरी का आज एक वीडियो वायरल हुआ, उसे स्टिंग ऑपरेशन कह सकते हैं आप, और वो भी बीबीसी के द्वारा, जिसके माध्यम से केजरी गैंग के लोग अपना एजेंडा साधते थे। आज एक वीडियो वायरल हुआ है केजरी का, वैसे हमने कुछ एंगल से देखा, लेकिन आप कह रहे हैं कि केजरी का जो ये एजेंडा है, केजरी की जो ये साजिश है, दरअसल आप इसमें कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी स्टाइल में है, जिस तरह से पाकिस्तान में आईएसआई तय करती है सब कुछ, केजरी जैसे लोग अपने चमगादड़ों को आईएसआई की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। बीबीसी पत्रकार का इंटरव्यू था, ये कायदे से उसे अंदाजा नहीं रहा होगा कि बाहर आ गया होगा। जरा सा इस वीडियो को पहले देखते हैं, उसके बाद हम आईएसआई एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। आपको मैंने बोला था ना कि हाँ, मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने के लिए। नहीं ये तो वेरी नॉर्मल। सर तो बोलेंगे, आप स्टॉप कर दीजिए। नहीं एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ सर इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं हम कैमरा भी करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा। ना भैया देखो, मैं बोल रहा हूँ जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे कौन। आदेश आया और उसने माइक उतार दिया, मतलब प्रेस वार्ता भी पार्टी लाइन डिसाइड करेगी कि कौन सा इंटरव्यू का किस हिस्सा चलेगा। नहीं, इस मस्करे पे तो मनीष जी बाद में बात करेंगे, मस्करा को बात करने योग्य नहीं, हम लोगों ने उस दिन इस बात को टाल दिया था। लेकिन आज जो ये पहलू जो उभर कर आया है केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का, ये बहुत शर्मनाक तो है, ये साथ ही साथ बहुत खतरनाक पहलू है मनीष जी। और ये इसके इस चरित्र को समझना हो तो आपको आज से ठीक 10 साल पहले ले जाऊंगा मैं दर्शकों को, बल्कि 10.5 साल हो रहा है। मार्च 2014 में ये नागपुर में एक भोज कर रहा था और वहां पर इसने वो बड़ी गुप्त मीटिंग थी, यानी इसने पार्टी के नेताओं को, लीडरों को रखा था, प्रेस को इसने बाहर रखा था और वो वहां पे बात करते हुए इसने बाकायदे कहा था कि जो मीडिया वाले जो मेरे खिलाफ खबरें दिखा रहे हैं, इनके दिमाग खराब हो गए, इनको मैं, अगर हमारी सरकार बनी तो सरकार बनते ही इन सबको मैं जेल में भेजूंगा। ये इसकी जो मानसिकता है, इसका जो मानस था, ये तब से जब 3 में था ना 13 में था, 2014 में ये सपने देख रहा था कि मीडिया को किस तरह से जेल भेजेगा अगर इसकी सरकार बन गई। याद करिए, मैं मार्च 2014 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय इसने 400 कैंडिडेट पूरे हिंदुस्तान में लड़ाए थे लोकसभा के चुनाव में। तो ये देश में सरकार बनाने के सपने देख रहा था और अपने समर्थकों को ये बता रहा था कि बिल्कुल नहीं, हमारी सरकार बनने जा रही है और हमारी सरकार अगर बनी तो इन सारे मीडिया वालों को मैं उनके जेल में भेजूंगा जो मेरे खिलाफ खबरें दिखा रहे हैं। तो ये तब भी इसी तरह की करतूतें कर रहा था, क्योंकि इसके पास सरकार नहीं थी, विज्ञापन नहीं दे पा रहा था, तो उस तरह से मीडिया इसकी कर्मों में बात करता था। और ये भी इसने किस संदर्भ में कहा था, जरा पहले ये भी याद दिला दूं। एक बहुत इसका पुराना पाप है, बड़ा बिल्कुल सर्टिफाइड पाप है। उसी पाप की उस समय खूब चर्चा हो रही थी, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही थी। वो जो आजकल एक बैठा है मनीष जी यूट्यूब पे खैराती, उस समय वो सोनिया गांधी के देवर के चैनल में बड़े महत्वपूर्ण पता नहीं कौन सा संपादक बन के वो बैठा हुआ था और उसने इस केजरीवाल का जब इंटरव्यू लिया था तो किस तरह से भगत सिंह को बेचा था दोनों उस बेईमान ने और इस जालसाज ठग ने, दिल्ली के दोनों बेईमान। वीडियो है हमारे पास, सुन लेते हैं उसको। हाँ, देख लीजिए जरा।
हम ये वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट में जो बोल रहे थे ना, अच्छा काफी थ्योरेटिकल, इसलिए उसमें मैं नहीं चला। अच्छा तो वो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं नहीं आ रहा। ओके। उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ के, बाकी कुछ और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है, इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो व्यक्त तो वही है ना असल में देश भर में। बिल्कुल। और ये भूल गया मैं हाँ बोलने वो इस बारे में, ये बोलूँगा। उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे मैं हैं ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन ले रहा है, वरना हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। वो मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो गया। उसी पे ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा। अरे भाई हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है सही चला, बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। सोचिए ये मनीष जी, मैंने कहा इसका बड़ा चर्चित था, पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुआ था। और ये फरवरी 18-19 फरवरी को इसका ये वायरल हुआ था। और उसके बाद ये मार्च में, क्योंकि पूरे देश में इसको नंगा हो गया था ये, और ये जो साथ में इसके बैठा है बकुआ जो बेच रहा था भगत सिंह को पत्रकार की खाल पहनकर, भगत सिंह का सौदा उस केजरीवाल ठग के साथ कर रहा था। कितनी बेशर्मी से दोनों आदमी मिलकर अपना इंटरव्यू सेट कर रहे थे कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। उसमें जरा आवाज इसमें बड़ी साफ नहीं आई। मुझे याद है, जरा याद करिए, दर्शकों को याद दिला दूं कि उस समय प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा था, क्या उसकी बात ना करना, उससे लोग थोड़ा नाराज हो जाएंगे, तो भगत सिंह पर ही कंसंट्रेट करना। और वो कह रहा है भगत सिंह ही बिकेगा, इस पर बड़ा भी एक्शन आएगा। तो इस तरह से अपनी गुलाम, अपनी दलाल, अपनी चरण चाटने वाले पत्रकारों को ये पत्रकार बनाकर किस तरह मीडिया पेश करता था। तो 2014 की इसकी करतूत बड़ी पूरे देश में थूका जा रहा था। तो ये मार्च 2014 में इसने ये धमकी दी थी कि जरा मेरी सरकार बनने दो, इन सबको जेल भेजूंगा। तो 2014 और आज 2024, तो इस ये जो ओझा वाला अभी इंटरव्यू आपने दिखाया, इसने एक बात की और धज्जियां उड़ा दी कि इस देश के अंदर कोई गोदी मीडिया है जो ये नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए ये गोदी मीडिया का गाना गाया करते हैं, सारे भाण सारे दलाल। तो ये तो बात आज पुष्ट हो गई कि वास्तव में इस देश में एक गोदी मीडिया है जो मोदी विरोध का पूरा धंधा कर रहा है, वो लेटा हुआ है। उसको गोदी मीडिया से ज्यादा अगर कोई घिनौनी उपाधि दी जा सकती है तो वो उसको दी जानी चाहिए कि तलुआ चाट मीडिया, अंगूठा चूस मीडिया, क्या कहा जाए, किस तरह से बेशर्मी के साथ ये लोग करते हैं। और आज जो ये इंटरव्यू है उसने उसकी पुष्टि कर दी कि ये किस तरह से अपना गोदी मीडिया ना हो तो ये उसके दुश्मन हो जाते हैं। और मैं ISI की बात क्यों कर रहा हूँ, इसको अभी जरा दर्शकों को समझाता हूँ कि आपने देखा होगा कि जैसे ही उनके मन का सवाल नहीं आया, और कोई सवाल भी ऐसा नहीं था, उसने पूछा था कि तुम पहले इनकी तारीफ करते रहो तो अब क्या कहोगे, तो दुनिया भर का ज्ञान बांट रहा था। उस पर वो जो केजरी के जो गुर्गे थे, यानी ये ओझा जो आया था इंटरव्यू देने, तो केजरी ने अपने साथ गुर्गों की फौज भेजी थी कि तुम इंटरव्यू में खड़े रहोगे और तुम सुनोगे कि इससे क्या पूछा जा रहा है और क्या ये जवाब दे रहा है, और अगर तुम्हारी समझ में आए कि ये गलत है तो उसी समय इंटरव्यू रुक जाएगा। और वो वास्तव में इंटरव्यू बीच में ही रोक दिया गया जहां भी दिखाया आपने, और उसके बाद फिर वो इंटरव्यू नहीं हुआ। तो ये अपने गुंडे भेज के, गुंडों के संरक्षण में, गुंडों की निगरानी में अपने लोगों के इंटरव्यू कराता है। और लानत है उस मीडिया पे जो इस तरह के इंटरव्यू करता है। कोई ये BBC कोई अपवाद या अकेला नहीं है। अब समझ में आ रहा है कि जो दिल्ली के न्यूज चैनल हैं, ये जो इसकी एक तरफा बाइट चलाते हैं, इसके एक तरफा कथन चलाते हैं और दिन में 3 दफे चलाते हैं, तो ये भी इसके हाथ इसी तरह से बिके हुए हैं। यहाँ पे इसका सौदा नहीं हो पाया होगा तो वहां पे इस तरह का सवाल एक आ गया और उसका जवाब इसने नहीं दिया। लेकिन मनीष जी, दर्शकों से हम लोगों ने कहा कि ये ISI के हथकंडे हैं जो हिंदुस्तान में आज तक किसी ने नहीं आजमाए। मैं आपको याद दिला दूं कि जो राहुल गांधी का इंटरव्यू बड़ा फेमस है अर्णव गोस्वामी के साथ, उसमें भी वो बाद में एकदम खुला था कि प्रियंका गांधी उस इंटरव्यू में उस कमरे के अंदर मौजूद थी और साथ में 2 बड़े नेता कांग्रेस के उस समय थे जिनके सामने वो इंटरव्यू हो रहा था। लेकिन उन्होंने उस इंटरव्यू को बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था। वो बाद में कहीं अर्णव गोस्वामी ने बताया कि नहीं, प्रियंका भी थी और 2 नेता भी थे, लेकिन उन्होंने उस इंटरव्यू में हस्तक्षेप नहीं किया। वो पूरा इंटरव्यू हुआ था तो वो उनके आग नहीं लगी थी। लेकिन इस तरह से आज इसने जिस तरह से रोका है, तो मुझको मनीष जी आज से 17 साल पुराना किस्सा याद आ गया। मैंने उसका वीडियो आज निकाला है, अभी दिखाते हैं मनीष जी इसको,
कि वो और उसके बाद फिर आगे बताऊंगा कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी वो भारत के दौरे पर था और वो इंटरव्यू पाकिस्तान के दूतावास में लिया जा रहा था, पाकिस्तानी दूतावास के अंदर, और इंटरव्यू ले रहा था अर्नब गोस्वामी। मगर और ये भी याद करिए कि उस दौरे में खुर्शीद कसूरी ने हिंदुस्तान के कम से कम आधा दर्जन न्यूज चैनलों को, सबको, जो जितने दलाल चमचे थे उन सबको इंटरव्यू दिया था, कहीं कोई मामला नहीं फंसा था। लेकिन अर्नब गोस्वामी के पहले सवाल पर ही बवाल हो गया था और उसके बाद आईएसआई के अधिकारियों ने किस तरह से रोका और नौबत मारपीट तक की आ गई थी कि लग रहा था कि मारपीट करेंगे अर्नब गोस्वामी के साथ, क्योंकि मामला पाकिस्तानी दूतावास के अंदर का था। लेकिन अर्नब भी बढ़ गया। अभी आप दर्शकों को कहूंगा, आप लोग देखिएगा उस वीडियो को तो आपकी समझ में आएगा। और सवाल कौन सा था जिसमें कांग्रेस का भी मुंह काला हो रहा था, वो समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट, उस पर अर्नब गोस्वामी ने पूछ लिया था। तो उसको तो पसीना आ ही रहा था कसूरी को। फरवरी 2007 का इंटरव्यू है। लेकिन उसके बाद आईएसआई ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया था तो वो बिल्कुल उसी तरह का हस्तक्षेप था जैसा आज केजरी के गुंडों ने बीबीसी के एक पत्रकार को रोका और उसको वो इंटरव्यू वहीं पे ब्रेक हो गया। तो ये इससे पहले आईएसआई किया करती थी और उस आईएसआई से हथकंडा सीखा है। या आईएसआई का आदमी ही है, मैं तो सीधे सीधे कहूंगा कि उसने आईएसआई का उस ज्ञान को उसने आज बीबीसी पर लागू किया केजरीवाल ने, और उसको पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से इसके गुंड यानी मनी जी वो मास्टर जो बैठा है और वो भी 420 जिसे कहूँ शिक्षा ग्राम पे किस तरह लोगों को ठग रहा है, वो ठग अगर उखड़ जाता या ठग बिगड़ जाता तो भी मेरी समझ में आता कि उसकी चोरी पकड़ी जा रही हो, तिल मिला गया। वो ठग बिल्कुल वो भी एकदम सन्न था कि वो केजरी के गुंडे जो कैमरे में नजर नहीं आ रहे लेकिन जिनकी आवाज बड़ी साफ सुनाई दे रही है कि उन गुंडों ने उस इंटरव्यू को रुकवा दिया। और बीबीसी बड़ा नाम है, बीबीसी इन लोगों के लिए तो बड़ा नाम है, तो बिल्कुल बीबीसी की माला जपते हैं कि बीबीसी ऐसे चैनल के इंटरव्यू को बीच में रोक दिया गया, बीच में ही वो इंटरव्यू कट हो गया। तो इसका मतलब जरा सोचिए कि इनके इरादे कितने खतरनाक हैं और किस तरह से लोकतंत्र की हत्या ये करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो गाना गाते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो पहाड़ा पढ़ते हैं, ये सिर्फ धोखा देने का काम है, ठगी करने का, जालसाजी करने का। और इनको जब पहला अवसर मिलेगा तो उस पहले अवसर में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करेंगे, किस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोट देंगे बड़ी निर्दयता से। उसका प्रमाण है ये जो अभी मनीष जी ने आपको दिखाया 30 सेकंड का वो वीडियो, किस तरह से उन्होंने रोक दिया। लेकिन जो अभी भी आपको जिज्ञासा होगी कि मैं इसकी बात आईएसआई से क्यों कर रहा हूं, तो अब आपको दिखाता हूं कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने इंटरव्यू लिया था और उसको किस तरह से आईएसआई ने रोका और किस तरह से अर्नब गोस्वामी भिड़ा। Mr. Kasuri, what will you do with it? Well, if evidence is given and our investigators come to the same conclusion, whoever has done it will be punished. Can it really happen? I mean, do you believe that your investigators will come to the same conclusion? Well, why shouldn't they? Why shouldn't they? After all, Pakistanis have died. Many Pakistanis have died in this. Why shouldn't our investigators look at it seriously? And your people have also died, and it happened on Indian territory. So why should we be in such a negative frame of mind? Perhaps some would say because evidence has been given several points of time in the past. Run out of time. I don't think you can interrupt my interview. You have taken your time. Saraj, 10 minutes. It's requested you for 10 minutes. And it is not an interview, it is an interrogation. It's not an interview. It's a show. No, it's I must protest. It's a show. No, we also protest. It's a show. Now, you must allow me to We complete. always Pakistan Not at all. You know, unless you ask a question, Then you can't get an should. answer. Please, you should. No, unless you should ask take a interview question. like a professional. Mr. Kasuri, unless you ask a question, you can't get an answer. These are not you always questions. play a devil's These are advocate. interview, Minister. Not at all. Not at all. This is, I mean, Not professional. you must appreciate that a journalist only asks the questions No, so that he gets an opportunity to answer. This is not a police officer. Not. I've never been a police officer, nor am I yesterday's journalist. Come into this business yesterday. I must tell you, you must allow me to You complete. must finish your time, You please. must allow. अच्छा इसको आप ये करें, ये करें. Sure, Mr. Kasuri has done several interviews in the past. We know, we know. And my idea is not an inquisition. I ask equally tough questions to anyone. It stops the flow, Ms. Aslam. I'd appreciate that. No, I'm sorry. This is like. It's not an interrogation. It's not an interrogation. We have a free media in this country. We are asking questions so that you get the answers. And we don't censor anything of what he says. अच्छा चलें इसको मुकम्मल होने दें जी चलें. Okay, come. Of course I will. The foreign minister
Why are you getting into this kind of a mode? Sir, can I tell you one thing? I will leave this place if you say that you can tell me these questions. Now, there's a certain flow everybody has to an interview. You set it up in a certain way. Now, you do interrupt an interview. अच्छा इसको मुकम्मल हो जाने दें, चलें जी करें. Let's finish it now. Okay. Yeah, it's quite inappropriate even for an editor to come here and be stopped in an interview like it's and walk out here if you want to censor it. No, you should appreciate the fact. I do appreciate it. It's, Interview with the foreign minister. So please confine it to, of course I will. I will come to diplomatic issues. See, Samjhauta has just happened. And I'm only giving him an My only opportunity impression is that you wasted too much time on Samjhauta. So you It's see- an important issue, no doubt, but you should be drawing him out on different. Well, of course we will. Of course, but there has to be a build-up, I must say. Because we are short of time, we have. I appreciate it, but the time that we've spent on this interruption. Yes, Ms. Aslam. 25 bodies have been identified, right? 21 are Pakistan. Did you see my interview with the Foreign Minister of India? we No, are did you see my interview with the Foreign Minister of We are India? hurt- So I always ask अच्छा some इसको questions. मुकम्मल हो जाने दें. No, it's not a. That we are hurting, our people No, I are hurting, understand. get on Indian soil, and you are sitting here and interrogating It a is- foreign minister, Ms. terror Aslam- links leading to Pakistan. Miss Aslam, I am not interrogating him. I'm interviewing him. I must say this. I have done several interviews in the past, and I'm not a Johnny come lately in this profession. I can walk out of this place. I must protest at the way in which you're stopping my interview and are telling me to ask a certain number of I'm questions. not asked. It is absolutely inappropriate. अच्छा इसको I represent a responsible media group, and I'm doing a इसको responsible interview. let's be let's. And I must say, this is not right. That stop. इसको जल्दी से wind up करें. अच्छा इसको let's Quickly. come to आप चलें इसको complete करें. I don't even remember what I was last at. It was not worthy to be. Mr. Kasuri, this is not right. दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरह से आईएसआई के जो अफसर आए थे पाकिस्तान के, वो सब टूट पड़े और इस तरह से 5 मिनट तक उसको रोके रखा अर्नब गोस्वामी को. और बाद में अर्नब गोस्वामी ने कहा कि मैं तो भूल भी गया कि मुझे क्या पूछना था, लेकिन मैं जो अक्सर कहता हूं उसका कारण आज भी आप दोहरा दूं. बिल्कुल ऐसा पत्रकार होना बहुत. अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार मैंने कहा आधा दर्जन टेलीविजन चैनलों को दिया था उसी समय कसूरी ने अपने उस दौरे में इंटरव्यू. लेकिन इतना बवाल केवल अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ था क्योंकि उसने दुखती रग पर हाथ धरा था. उसने समझौता एक्सप्रेस पे बात की थी और बड़े चुभता हुआ सवाल पूछा था. जो हमारे यहाँ के बाकी खैराती जो उस समय दलाली में लगे थे कांग्रेस की, वो 5-6 न्यूज चैनल, उन्होंने किसी ने समझौता एक्सप्रेस का जिक्र नहीं किया. और उसीलिए किस तरह से पूरा कुनबा एक तरह से आईएसआई का टूट पड़ा था. तो ये आप इसको समझिए. लेकिन हम लोग आते हैं जरा आज के, और जरा पत्रकार का अंतर समझिए. वो बीबीसी बड़ा वर्ल्ड का टॉप का बनता है, दुनिया का सबसे टॉप का, उसका पत्रकार कैसे गिड़गिड़ा रहा है उस केजरी के गुंडों के आगे, जो कह रहे हैं कि बस खत्म, तुमसे कहा था उल्टे सीधे सवाल मत करना, तुमने क्यों करने शुरू कर दिए. तो वो अपनी सफाई वो किस तरह से गिड़गिड़ा के दे रहा, सब लोगों ने देखा होगा उसको. लेकिन वो केजरी के गुंडों से डरने वाला वो इंटरनेशनल चैनल और वर्ल्ड चैनल, यहाँ के दुनिया भर के लोग उसको खोपड़ी बुला के घूमते बीबीसी को. और एक हिंदुस्तान के चैनल का एक एडिटर वो किस तरह से कसूरी से बात कर रहा है, किस तरह से उन आईएसआई के अफसरों से बात कर रहा है. और मैं फिर दोहरा दूं कि ये पाकिस्तान के दूतावास के अंदर ये घटनाएं हो रही थी, लेकिन वो आदमी डरा नहीं. तो ये होती पत्रकारिता, जिसको ये सारे खैराती बैठ के जितने यूट्यूब पे आए हैं, मनीष जी, उसको तो मनीष जी ने काम भी किया है कि किस तरह से खलियर खैराती ये मिलकर उसको गाली देते हैं. ये सारे जो गोदी मीडिया का हल्ला मचाने वाले खुद दलाल मीडिया, ये उसको गाली देते हैं. और केजरी सब उसको गरियाते हैं, ये कभी उसके चैनल पे नहीं जाते. तो ये है असलियत केजरीवाल की, कि जिस तरह से अभी आपने देखा कि आईएसआई ने कैसे हस्तक्षेप किया और किस तरह से वो टूट पड़े, उसी तरह का केजरीवाल ने एक तरह से आईएसआई से ज्ञान लिया है या आईएसआई से नकल कर रहा है. मुझको लगता है आईएसआई ने उसको ज्ञान दिया है कि तुम्हारे पाप बहुत ज्यादा हो गए हैं इतने, जबकि अब अगर तुम लगाम नहीं कसोगे, इस तरह से अपने गुंडों को भेज के तुम इंटरव्यू का बाकायदे निगरानी नहीं कराओगे, तो तुम बहुत बुरी तरह से नंगे हो जाओगे. तो अब उसने इंटरव्यू में जरा गौर करिए कि वो तो पाकिस्तान का विदेश मंत्री था, तो उसके साथ तो आईएसआई की फौज आनी ही थी. ये अपने जो सड़क छाप नेता, इस ओझा बोझा जो है, इनको मैं सड़क छाप नेता कहूंगा. ये अभी नेता तो है ही नहीं है, ये नेता बनने की, अपने केचुल बदलने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये अपने सड़क छाप नेताओं तक के इंटरव्यू
उनके प्रेस के बयान ये अपने गुंडों की निगरानी में कराता है केजरीवाल, और वो गुंडे किस तरह धमकाते हैं ये अभी आप लोगों ने देखा, या ये बड़ी चर्चा का है। तो केजरीवाल एक तरह से आईएसआई के पदचिन्हों पे चल रहा है, आईएसआई की शैली में इस देश पे और इस देश की राजधानी दिल्ली पे वो शासन करना चाहता है। एक तरह से आईएसआई का दत्तक पुत्र है, या आईएसआई का भाई है, या आईएसआई का गुर्गा है, या आईएसआई का चेला है। इसकी जांच सरकार को एनआईए से करानी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी आदमी का इंटरव्यू चल रहा हो और उसको उस पार्टी के गुर्गे पत्रकार को डरा धमकाकर उस इंटरव्यू को बीच में अधूरा छोड़ दे। मनीष जी, उनकी भाषा देखिए जरा, क्या बोल रहे हो कि तुमसे मना किया था कि उल्टे सीधे सवाल मत करना, तुम वही कर रहे हो। तो ये जरा गौर करिए कि गुंडा बोलता है, ये गुंडे इस तरह की भाषा बोलते हैं धमकाने वाली, और वो पत्रकार जिस तरह से उसकी सिट्टी पिट्टी घुमाए, तो उसके तो पत्रकार होने पे लाना था, उसके पत्रकार होने पे लाना था कि तुम बीबीसी के स्टूडियो में बैठे हो, तुम्हारा कैमरा चल रहा है, कैमरामैन है तुम्हारे साथ, के कार्यालय में था, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में था। तो भी मनीष जी उसके कैमरामैन तो 2-3 आदमी के तो उसके साथ थे ही थे, उसका कैमरा ऑन था, तो वो उन गुंडों की दहशत में कितना था ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो ये इस तरह से अपने, अगर पार्टी कार्यालय में था तो ये और ज्यादा खतरनाक है कि पार्टी कार्यालय के अंदर बुलाकर अपने गुंडे तैनात कराता है, और उसके बाद अपने सड़क छाप नेताओं के भी बयान या इंटरव्यू केजरीवाल कराता है। तो ये आईएसआई की शैली में, आईएसआई का गुर्गई मैं कहूंगा, या आईएसआई का चेला कहा जाए इसको, क्योंकि बिल्कुल इसीलिए मैंने दोनों इंटरव्यू आपको दिखाए कि हू बहू कॉपी बिल्कुल वही है, लेकिन अंतर बस इतना ही है कि वो तो कम से कम अपने देश के विदेश मंत्री के साथ थे, ये सड़क छाप नेताओं तक के भी इंटरव्यू ये अपने गुंडों की निगरानी में कराता है। तो इसके इंटरव्यू जो आप टेलीविजन पे देखते हैं और बेशर्म न्यूज चैनल उसको दिखाते हैं कि केजरीवाल ने ये कहा, केजरीवाल ने वो कहा, तो ये भी केजरीवाल के गुंडों की निगरानी करा के अपने बयान चलवाता है। और ये सारे न्यूज चैनल ये जो केजरीवाल के बयान दिखाते हैं या केजरीवाल के नेताओं के बयान दिखाते हैं, ये उसके गुंडों की निगरानी में अपनी पहले निगरानी सौंपते हैं और उनकी निगरानी में ये इस तरह के काम करते हैं। तो केजरीवाल तो आज इस इंटरव्यू ने केजरीवाल को बहुत बुरी तरह नंगा किया है, एक तरह से जिसे कहना चाहिए कुछ बचा नहीं है उसके शरीर पे, और उस पर कोई बोल नहीं रहा और उस पर वो कोई बात नहीं करेगा। कल वो कोई नया शिगुफा लेकर आएगा, और ये जो नमूना लेके आया है जोकर, एक पढ़ाने के नाम पे ठगी कर रहा है दिल्ली के अंदर बैठ के, इस जोकर की मैं क्या कहूं मनीष जी, जरा अभी जोकर थोड़ा बता दूं कि इस जोकर को शर्म नहीं आई, ये शिक्षा का काम, शिक्षा बांटने का काम करता है। बताता मैं आईएएस तैयार करता हूं कि 10 साल का कार्यकाल है इस दिल्ली के ठग केजरीवाल का, लेकिन जरा गौर करिए मनीष जी कि 10 साल के कार्यकाल और 10 साल का कार्यकाल और 70 एमएलए की विधानसभा है, यानी 10 से ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते। और उसमें इसके आधा दर्जन मंत्री, मैं नाम बता दे रहा हूँ, जितेंद्र तोमर, सोमनाथ भारती और मनीष संदीप कुमार, ये तीन जेल होके आए। मनीष सिसोदिया जेल होके गया, सतेंद्र जैन जेल होके आया और केजरीवाल खुद जेल होके आया, यानी 10 साल का कार्यकाल और उसमें से आधा दर्जन मंत्री जेल काट के आए और लंबी लंबी जेलें काट के आए, और कम से कम 2 दर्जन विधायक वो जेल काट के आए। पंजाब में सरकार बनी, उसका 2-3 महीने के अंदर घूस लेने के चक्कर में वहां का मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो जेल चला गया, उसके आधा दर्जन विधायक वो जेल चले गए। तो इतने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ और उनकी बैठ के पैरवी, उनकी वकालत, ये बैठ के ओझा बोझा कर रहे हैं। तो ये सड़क छाप से भी बदतर नेता है। जो सड़क छाप नेता होता है उसकी भी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, लेकिन ये तो प्राथमिकताओं को जानने समझने के बाद उनको रौंदने के लिए आया है। ये बड़ा शातिर व्यक्ति है। तो इस जैसे लतियड़, इस जैसे सड़क छाप नेता को भी वो अपने गुंडों की निगरानी में रख रहा है। तो केजरीवाल अगर उसके हाथ में कहीं सत्ता आ जाए तो वो क्या हाल करेगा इस देश का, या क्या हाल करेगा वो दिल्ली का। बिल्कुल, और इसीलिए चूंकि ये वीडियो तो वायरल हो गया, क्योंकि केजरी का इंटरव्यू आप जानते हैं कि इस तरह का इंटरव्यू कौन करता है। केजरी का इंटरव्यू जो आम आदमी पार्टी कवर करने वाला पत्रकार है वही करेगा, तो वो इस तरह के सवाल करेगा नहीं। और यदि करेगा, कल्पना कीजिए इस ढंग के दोयम दर्जे का शिक्षक जो है, जो अभी नेता बना है, उससे क्या सवाल किया जाए, उसकी भी निगरानी हो रही होगी। तो टकला सिसोदिया हो, या फिर वो जेल में मसाज कराने वाला, अंग प्रत्यंग में मसाज कराने वाला सतेंद्र जैन हो, या ये शराब माफिया सरगना अरविंद केजरीवाल हो, जिस मैं नहीं कह रहा, इसे हाईकोर्ट ने कहा कि आप मास्टरमाइंड हो तुम। केजरी लोगों के जब इंटरव्यू होते होंगे तो गुर्गे कैसे रहते होंगे। कितने गुंडे आपको ये भी लग रहा है कि ये हो सकता है कि जानबूझ के लीक ये कराया गया हो
ताकि कोई भी पत्रकार केजरी से सवाल करने में की हिम्मत ना कर सके। यदि करोगे तो अंदर आम आदमी पार्टी कार्यालय में पीटे जाओगे। पीटे बिल्कुल एकदम एकदम स्पष्ट है मनीष जी, एकदम स्पष्ट है। मैंने कहा इसीलिए वो गुंडे तैनात थे वहां, कोई नेता नहीं टोक रहा उसको। कोई नेता तो नेता की भाषा कुछ अलग होती है, वो बिल्कुल गुंडे हैं कि तुम उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो। वो बीबीसी के संवाददाता से इस तरह बात कर रहा है, और वो संवाददाता कैसा, वो संवाददाता का वो लौंडा है कोई, मेरे ख्याल से अभी नया भर्ती हुआ है, वो लौंडा लौंडा लौंड पने में वो भी इंटरव्यू लेने गया था, तो वो तो दहशत में आ गया। उसको मैं ज्यादा वो नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरह से इसके हाँ मनीष जी हंस देते हैं, मुझे हंसी आती है कि वो और ये वो जो बैठा है वो बकुआ, वो जो बड़ा ज्ञान बांटा करता, ज्ञान का सागर बना घूमता है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, जो पार्टी की लाइन होगी वही मैं लाइन करूंगा। तो मतलब मुझे लगता है उसने तो बेशर्मी की हद कर दी कि कोई इंटरव्यू जो है, नहीं वो ये नहीं कहा पार्टी लाइन, और कि पार्टी जो यदि रोक रही इंटरव्यू तो हम मतलब रोकेंगे, पार्टी तय करेगी क्या सवाल करना क्या नहीं करना है। वो ये कह रहा है कि पार्टी तय करेगी क्या सवाल। सोचिए। और सर ये कहता था कि शिक्षा जो है ना शेरनी का दूध है, यदि कोई पी लिया तो वो दहाड़ेगा ही, ऐसा दहाड़ रहा था। ऐसा दहाड़ रहा है, ये किस तरह का दहाड़ रहा है, ये आदमखोर हुआ जा रहा है। अभी 3 दिन हुए हैं इसको आए हुए, तो केजरी अपने जैसे लोगों को इकट्ठा कर रहा है, ये शिक्षा के नाम पर ठगी कर रहा है। और वो बेशर्म आदमी जो पूरी दुनिया ज्ञान बताता कि इसको सारा ज्ञान है, सब कुछ इसको मालूम है, वो केजरीवाल के शिक्षा के बड़ी गुणगान कर रहा है कि किसे वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे दी। रोज उसकी धज्जियां उड़ रही हैं, किस तरह से वहां पे स्कूलों के हाल हैं, किस तरह से मास्टरों के हाल है। 77% मास्टर जिसके केवल जो परीक्षा है, एक तरह से शिक्षक पात्रता परीक्षा हमारे यहाँ कहते हैं उसको, उसमें 77% उसके टीचर फेल हो गए, जो वो गेस्ट टीचर हैं, और उसको वो वर्ल्ड क्लास बता रहा। तो दोनों नंगे, दोनों बेशर्म और दोनों महाबेईमान इकट्ठा हुए हैं, और आने वाला दिल्ली इससे सावधान रहे। बिल्कुल, हम लोग यही कहेंगे कि दिल्ली इससे सावधान रहे। कुछ लोग लिख रहे थे कि ये पुण्य प्रसून वाला इंटरव्यू तो 10 साल पुराना है, फिर भी दिल्ली ने वो गलती की है। लेकिन उस समय सोशल मीडिया मुझे लगता है उस कदर वायरल नहीं हुआ होगा। अब ये समझने की जरूरत है कि इन लोगों की पहचान करने की जरूरत है। नहीं मनीष जी, मैं बता दूं कि देखिए वो जो 10 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, तो उस वीडियो में जो सौदेबाजी हो रही है वो जरा कम लोगों के समझ में आई थी, क्योंकि वो बड़ी खुलकर कोई सौदेबाजी की बात नहीं हो रही थी। और उस समय ये भी कह दिया गया कि इंटरव्यू के दौरान इस तरह की बातचीत जो है वो होती है शटआउट के समय में, ये समझा दिया गया लोग। और बाकी आप ये देश की समझ में आया, तो मैंने कहा 434 सीटों पे लड़ा था, और उसमें से 424 सीटों पे इसकी जमानत जब्त हो गई थी। केवल दिल्ली में इसकी, दिल्ली और पंजाब 2 जगह छोड़कर इसके पूरे देश में जमानत जब्त हो गई। तो देश तो इसको समझ चुका, और आज भी इसकी हालत उसी तरह की है, कहीं बहुत बढ़िया इसकी हालत नहीं है। गोवा में लड़ने गया तो सारी सीटों पे 1 सीट छोड़कर बाकी सारी सीटों पे जमानत जब्त। गुजरात में लड़ने गया, वहां 90% 95% सीटों पे जमानत जब्त। हिमाचल में सारी सीटों पे जमानत जब्त, उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पे जमानत जब्त। तो ये तो जमानत जब्त तो पार्टी है, इसका रिकॉर्ड निकाला जाए तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है कि जमानत जब्त होने का इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। तो देश समझ रहा है, जनता समझ रही है, केवल दिल्ली और पंजाब की समझ में आने की बात है। बाकी ये पूरी तरह देश की आंखों के सामने नंगा हो चुका है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं लड़ रहा। उत्तर प्रदेश में ये 2017 का चुनाव लड़ा, 2022 का चुनाव लड़ा, और जब लड़ा सारी सीटों पर जमानत जब्त। ये लगातार जमानत जब्त का पार्टी है। लोकसभा में जब 2014 में लड़ा था तो इसकी सारी सीटों पर जमानत जब्त। उसके बाद 2019 में लड़ा, सब सीटों पर जमानत जब्त। 2024 में लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो ये इसकी हालत है, लोग इसको समझ रहे हैं। कुछ इसने जादू चला दिया दिल्ली पे और पंजाब पे। वो दिल्ली और पंजाब समझे कि उनको कितना अभी भोगना है और आगे क्या भोगेंगे वो। बिल्कुल, और इसलिए ये समझना जरूरी है कि क्यों हम लोगों ने कहा कि इसकी जांच एनआईए से की जाने की जरूरत है। बिल्कुल, ये इस बात के बाद कि इसका आईएसआई से कनेक्शन बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ये हथकंडा तो हिंदुस्तान में कभी किसी पार्टी ने अजमाया ही नहीं। जितना हम लोग कांग्रेस की आलोचना करते हैं उसका भी मैं बता रहा हूँ, और जो उसका इंटरव्यू पूरे देश में कुख्यात हुआ था, हर आदमी उस इंटरव्यू से परिचित है कि अर्णव गोस्वामी का इंटरव्यू वो भी था कि उसमें राहुल गांधी को जनवरी में बैठे बैठे पसीना आ रहा था, और उस इंटरव्यू के दौरान प्रियंका गांधी और 2-3 कांग्रेस के बड़े नेता उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में हस्तक्षेप नहीं किया। वो इंटरव्यू पूरा हुआ था। इस बात की प्रशंसा बहुत बाद में अर्णव गोस्वामी ने भी की कि हाँ वो लोग थे, वो लोग एक तरह से इसका मनोबल बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया।
ये हिंदुस्तान के इतिहास, मैं दर्शकों से कह रहा हूँ, इसकी गंभीरता आप समझिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पार्टी के गुंडों ने बीच में चलता हुआ इंटरव्यू रुकवा दिया, और वो भी कोई अरे गहरे चैनल का नहीं, वो बीबीसी, जिसको ये लोग अपनी खोपड़ी में लेके घूमते हैं। तो आप सोच लीजिए कि कितना खतरनाक आदमी ये हिंदुस्तान में आकार ले रहा है, जन्म ले रहा है। मैं जन्म ले रहा है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत तो इसको गए नौटंकी करते हुए 2012 में पार्टी बनी, किया 2024 12 साल हो गए, लेकिन ये दिल्ली और पंजाब के आगे ये बढ़ नहीं पा रहा। और वो भी आप समझिए कि पंजाब भी ये 2014 के चुनाव में भी 4 सीटें जीत गया था लोकसभा की। तो दिल्ली और पंजाब इसके भ्रम में क्यों फंसे, ये एक अलग विषय है। लेकिन उसके अलावा आज तक ये इन दो प्रदेशों के अलावा इसका अंगूठा कहीं बाहर नहीं जम रहा। पैर जमने की बात बड़ी दूर की रही, हर जगह की जनता इसको बहुत अच्छे से पहचानती है और उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से इससे घृणा करती है कि कितना नीच गलीज व्यक्ति है, कैसे झूठ बोलता है, कैसे किस तरह के राग देता है, किस तरह की ठगी करता है। बस सारी समस्या 2 जगहों की है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस समस्या पर अब जनता की नजर होगी। अगला चुनाव तो दिल्ली का ही है। महाराष्ट्र और हरियाणा ने देश का मौसम बदल दिया। मुझे लग रहा है दिल्ली अब मिजाज बदलेगा। हाँ, बहुत जरूरी है वो।